गुड इवनिंग सब बच्चों को। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप सब लोग अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आजकल बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दी है कि जो एनसीईआरटी का पेपर होता है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे बॉटनी पढ़ाऊंगी आपको, तो बॉटनी में जैसे मान लो कि 45 क्वेश्चंस हैं, तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 44 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लाइन से अराइज हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहली लाइन जो है इसके अंदर वो है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो अब पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो जीवन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही रहेगा। ठीक है, और ये जो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। सो जो फर्स्ट पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में मेंशन किया गया है वो है व्हाट इज लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन अगर पूछा जाए तो आप सबको पता है कि ये क्या होगा, ये ड्यूरेशन होगा फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है लाइफ स्पैन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको देखनी है, यहां पे लिखा है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, ठीक है, जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर उसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 60 इयर्स है, लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली 30 इयर्स में ही एक्सपायर हो जाता है तो उसको लाइफ स्पैन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लाइफ स्पैन जो एवरेज लाइफ स्पैन निकाली जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे कहा जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1 दैट इज मेंशन इन द नेक्स्ट पेज, सो वी विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, एंड उसके बाद में ये जो लाइन्स है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेंशन किया गया है वो है कि जो रेंज है लाइफ स्पैन की, सेकेंड है जो लाइफ स्पैन की जो रेंज है, तो रेंज कहां तक जा सकती है। तो लाइफ स्पैन की जो रेंज है वो जा सकती है फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड ईयर्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ दिन से 1000 ऑफ ईयर्स तक जा सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर मेंशन है कि यू मे नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइजेस। दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी शेप में, ठीक है, और उसकी जो लाइफ स्पैन है उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है क्रो और पैरट का। अगर आप देखो दोनों का जो साइज है वो नियरली सिमिलर रहता है, पर क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो है 15 इयर्स, वेयर एज पैरट हैज 140 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। ठीक है, तो साइज में तो जो दो ऑर्गेनिज्म है जिनका शेप एंड साइज नियरली सिमिलर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका लाइफ स्पैन भी सेम रहेगा। ठीक है, उनके लाइफ स्पैन में बहुत सारी डिफरेंसेस और अ ह्यूज डिफरेंस कैन बी देयर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है मैंगो ट्री और पीपल ट्री का। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री। तो मैंगो ट्री की अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो ये नियरली होती है 300 इयर्स की, और पीपल ट्री की जो लाइफ स्पैन है वो है मेनली ये जाती है 900 टू 1500 इयर्स। ठीक है, तो इसमें जो आपको चीज याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी लाइन, दैट अ मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू द पीपल ट्री। ओके, तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। अगर हम शुरुआत से देखें लाइन, वॉट एवर वी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमोर्टल हो। इमोर्टल मीन्स जो कि अमर हो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। क्यों इमॉर्टल होते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो जैसे ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये अभी बिहेव कर रहा है एज अ पेरेंट। ठीक है, तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिवाइड होते हैं और बनाएंगे दो डॉटर सेल।
ये क्या बनाएंगे, 2 डॉटर सेल। ठीक है, तो जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है एंड नाउ ईच डॉटर सेल विल बिहेव एज अ पेरेंट। ओके, एंड अगेन दे विल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कैरेक्टर है पेरेंट का वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, लेकिन मरा नहीं। ठीक है, लेकिन इमॉर्टल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो दिया गया था क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? दिस इज बिकॉज द पेरेंट सेल विल अंडरगो द सेल डिवीजन एंड इट्स कंटेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर cells. Okay, next is, given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousands of years? अगर आप देखिए हजारों साल से बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज चलती आ रही है, कंटिन्यूअस है, तो इसके पीछे कौन सा प्रोसेस है? तो इसके पीछे प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस हेल्प करता है कि इनकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। अब आप देखो लाइन में इसमें लिखा हुआ भी है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी, और इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी अभी मौजूद है तो आप उसमें फटाफट इनके लाइफ स्पैन लिख सकते हैं। जैसे एलिफेंट है, उसका लाइफ स्पैन होता है, ये हमने एवरेज लाइफ स्पैन लिया। ठीक है, तो एवरेज इट कैन बी फ्रॉम 60 to 90 ईयर्स। रोज का है 5 to 7 ईयर्स। फॉर डॉग्स इट इज 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर एनसीईआरटी लाइक 1 to 2 वीक्स। फॉर क्रो इट इज 15 ईयर्स। बनाना ट्री इट इज 200 ईयर्स। फॉर काउ इट इज 20 to 25 years. For parrot, it is 140 years. Then for crocodile, it is 60 years. For horse also 60 years. For fruit fly, it is 30 days. And rice plant 3 to 4 months. For tortoise, it is 100 to 150 years. And for banyan tree, it is 200 years. ठीक है, तो अब हमने जो रेंज पढ़ी थी कि जो रेंज होती है लाइफ स्पैन की, वो इट कैन बी फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अब अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन देखें तो आप पाएंगे कि जो रेंज चल रही है वो फ्यू डेज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बीच की ही रेंज होती है। ठीक है, इस बीच में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें पता है कि कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये चाहे आप प्लांट्स की स्पीशीज मानो, चाहे एनिमल्स की स्पीशीज मानो, चाहे इंसेक्ट्स की स्पीशीज मानो, ये कंटिन्यूटी इनकी चलती आ रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसके लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए कौन सा है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब आज की वीडियो में सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। तो अगर देखा जाए तो यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स सेम ही थिंग होते हैं। तो ये एक वो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जन्म देते हैं किसको? ऑफस्प्रिंग्स को या यंग वंस को, जो कि उनके सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन द केस अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग which was mainly produced by the reproduction process that will grow, mature and in turn produces new offspring. अब ये जो offspring बना इसमें भी growth होएगी, ये maturity जाएगा, फिर ये reproductively active बन जाएगा और new offsprings को produce करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो साइकिल है कि पहले जन्म हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर डेथ हुआ, ये जो साइकिल है ये ऐसे चलती रहती है। ठीक है, next point is reproduction enables the continuity of species generation after generation. So reproduction ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीशीज के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूटी है कि जीन्स का ट्रांसफर, ये आपको हमेशा पता है कि पेरेंट्स से हमेशा जीन्स का ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, लेकिन कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं इस टाइम पे। तो ये वेरिएशंस कैसे होते हैं, कैसे जीन ट्रांसफर होते हैं, तो इन सब के बारे में आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अभी तो पता चला रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यंग वंस को
पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवोल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब आप बायोस्फीयर में देखो, आपको बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इन सबका अपना अलग अलग अपना खुद का ही एक मैकेनिज्म है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके लिए ये जो लाइन आ रही है, अब 2 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो उसमें जो फैक्टर्स आते हैं, तो पहला फैक्टर आता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, जो ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस है, वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट इसमें रोल प्ले करता है। सेकेंड है इंटरनल फिजियोलॉजी, कि उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है। और सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक कि कंडीशन फेवरेबल है या नहीं, या फिर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म और 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। अब है ये डिपेंड करता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे रिप्रोडक्शन के दौरान। अगर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर देखा जाए, एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, मतलब 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। सेकेंड पॉइंट इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो देयर विल बी नो गैमेट फॉर्मेशन। अगर होता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूज होंगे ही होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हमेशा होगा, 1 मेल गैमेट 1 फीमेल गैमेट, ठीक है। और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो कि ये डिफरेंट गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक आप इसे टेक्स्ट बुक से पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है फिर भी इस लाइन में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ओके। थैंक यू।